हिंदी साहित्य में शिवानी एक चर्चित एवं लोकप्रिय कथाकार थी। इनकी ज्यादातर उपन्यास और कहानियां महिला प्रधान थे। नारी संवेदना को इन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से उकेरा है। इनकी रचनाएं लोगों से जुड़ाव के साथ साथ संवाद का भी काम करती थी। आज शिवानी के साहित्यिक जीवन पर विस्तार से चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुनीता यादव जी। ये रांची विमेंस कॉलेज में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर है। और मेरे साथ है डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता जी, ये भी रांची विमेंस कॉलेज में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रज्ञा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य में शिवानी किस रूप में देखी जाती है? हिंदी साहित्य में शिवानी जी का महत्वपूर्ण स्थान है और काफ़ी चर्चित कथाकार हैं। उन्होंने जितना लिखा बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें नारी की अंतर्व्यथा का चित्रण है। और उनका जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा शांति निकेतन में हुई और शांति निकेतन की जो शिक्षा दीक्षा रही उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उन्होंने जितना भी लिखा बहुत दिल से लिखा और आज भी हमारे लिए वह बहुत ही पठनीय है। जी सुनीता जी, शिवानी की कहानियाँ ऐसे लगती जैसे वो हमारी कहानियाँ हैं। उनकी कहानियाँ लोगों से संवाद करती थी। हाँ, वो 80 के दशक की कथाकार हैं, शिवानी जी रही हैं। तो उस समय नारियों की जो स्थिति उन्होंने देखी उसे उन्होंने अपने कहानियों और उपन्यासों में चित्रित करने की कोशिश की। और यही कारण है कि आज भी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी शिवानी जी को पढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जी, जैसे अभी आपने कहा कि 80 के दशक की साहित्यकार थी शिवानी, तो उस वक्त सिर्फ पुरुषों का बोलबाला था, वर्चस्व था कह सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसे आप कैसे देखती हैं? हाँ, देखिए, वो 80 के दशक की महिला कथाकार थी और जिस समय उन्होंने लिखना शुरू किया था उस समय समाज में पुरुषों का वर्चस्व था, पुरुष लेखन ज़्यादा अग्रसर थे। और उस समय जब इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो समाज में इसको अच्छे रूप में नहीं देखा गया और इनकी आलोचना की गई। लेकिन शिवानी जी के अंदर जो भावनाएं थीं और जो वो समाज में देख रही थी उनको वो अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाह रही थी और समाज को में स्त्रियों का स्थान बनाना चाह रही थी और उन्होंने इस प्रयास को अपने लेखनी से किया। शिवानी जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और उनके सफल होने में उनके परिवार का क्या योगदान था? शिवानी जी के जो दादाजी थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में धर्म उपदेशक के पद पर थे और काफ़ी विद्वान थे। मालवीय जी से उनके अच्छे संबंध थे, तो दादा का भी प्रभाव पड़ा। मालवीय जी के कहने पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा शांति निकेतन में हुई। और इनकी जो माँ थी वो संस्कृत की विदुषी महिला थी, तो जाहिर सी बात है उसका भी प्रभाव शिवानी जी पर पड़ा। और उनकी लेखनी पर इस प्रभाव को हम देख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी है और काफ़ी रोचक है, इसलिए लोकप्रिय है। जी, जैसे अभी आपने संस्कृत निष्ठ हिंदी कही, तो उनकी जो एक उपन्यास है कृष्णकली, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला है और उन्होंने वैश्य जीवन की कठिनाइयों के बारे में उजागर किया है। तो इसके बारे में कुछ बताया और उन्होंने इसके जरिए समाज में फैली हुई क्या बुराइयां की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। कृष्णकली उपन्यास काफ़ी चर्चित रहा, जो कि उस समय की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग में किस्त दर किस्त प्रकाशित हुई। कृष्णकली पौराणिक पात्र है, लेकिन उसको लौकिक तरीके से बहुत ही सुंदर ढंग से शिवानी जी ने चित्रित किया है। और उसकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ है, लेकिन इतनी रोचक है कि युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हुई। जिस समय यह प्रकाशित हो रही थी तब प्रेस में हड़ताल हो गई और शिवानी के पास पत्रों का आना शुरू हो गया कि कृष्णकली अब क्या करेगी, वो जीवित रहेगी या मर जाएगी। और तब उस समय धर्मयुग जब नहीं छपी, पाठक व्याकुल थे। शिवानी जी ने पत्रों के द्वारा अपने पाठकों की जिज्ञासा शांत की। तो इस आधार पर हम कृष्णकली की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी सुनीता जी, क्या कहा जा सकता है कि शिवानी की जितनी रचनाएं हैं उसमें देश की मिट्टी की खुशबू है? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। पहाड़ी पृष्ठभूमि और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शरण में शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की, तो ये मिला जुला
प्रभाव उनकी कहानियों और कथाओं में और उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है, तो ये तो कहा ही जा सकता है जी। और जैसे उनकी जो कहानियां हैं वो उसमें एक उनकी आलोचना भी हुई थी कि वो एक ही टाइप की कहानियां लिखती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया था अपनी लिखनी के माध्यम से? हाँ, तो जब वो लिख रही थी तो उस समय तो उनकी आलोचना हुई, क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते थे कि एक महिला इतना अच्छा लेखन कार्य कर रही हैं, तो आलोचना तो हुई उनकी, लेकिन वो इससे टूटी नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं समाज में देख रही हूँ और उसको अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही हूँ, तो इसमें उन्होंने कभी अपनी हार नहीं मानी और उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा। जी। प्रज्ञा जी, उनके शिवानी जी की उपन्यास सती, उसके माध्यम से उन्होंने ये समाज में फैली हुई किस बुराई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है, जिसे हम आज के संदर्भ में देखते हैं? जी, सती जो है शिवानी जी की प्रसिद्ध कहानी है और इसमें बड़ा ही रोचक प्रसंग है। 4 महिलाएं हैं, उनकी कथा है। 3 महिलाएं यात्रा के लिए जा रही हैं कहीं और वहाँ पर एक और महिला आती है मदालसा, जिसकी कथा है कि वो उसका पति पर्वतारोही था और उसकी मृत्यु हो जाती है और मदालसा उन अन्य महिलाओं को बताती है कि मैं अपने पति के शव को लेने जा रही हूँ और मैं उसी के साथ सती हो जाऊँगी। और 3 महिलाएं जो हैं बहुत भोली भाली हैं, उसकी बातों में आ जाती हैं। ट्रेन में परिचर्चा होती है सती प्रथा पर और इस कहानी के माध्यम से शिवानी ने सती प्रथा नहीं होना चाहिए इस बात पर जोर दिया है, उस पर परिचर्चा हुई है। लेकिन और भी एक रोचक बात है कि मदालसा जो कि सती होने जा रही है वो उन अन्य महिलाओं को ठग कर चली जाती है। तो यहाँ पर यह बात प्रकट होती है कि ट्रेन में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 4 महिलाएं सखीवत व्यवहार करती हैं और मदालसा अपने साथ भोजन लेकर आई है, उनको बांटकर खिलाती है और क्या होता है कि वो महिलाएं बेहोश हो जाती हैं और मदालसा उनको लूट कर चली जाती है। तो बहुत ही रोचक ढंग से इस कहानी को शिवानी जी ने लिखा है। साथ ही यह भी प्रेरणा दी है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से तो आज के दौर में यह कहानी और भी प्रासंगिक हो गई है ट्रेन यात्रा को लेकर। जी, जैसे आज के संदर्भ में हम देखने सुनने को हमेशा हम लोगों को मिलती है। और उनकी एक उपन्यास थी चल घर खुसरो अपनी, जिसमें उन्होंने मानसिक द्वंद्व दिखाने की कोशिश की है, एक माँ और एक बेटी की और उनकी आर्थिक दृष्टि से। तो इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, चल खुसरो घर आपने इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसमें कुमुद एक लड़की है जो कि गरीब परिवार की है और उसके जो परिवार में स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसकी माँ है उसे बंगाल भेजती है। एक राजा साहब हैं, उनकी पत्नी है विक्षिप्त है, उसकी देख रेख के लिए कुमुद को भेजती हैं। कुमुद भी सोचती है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और उसके मन में भी अंतर्द्वंद है, लेकिन वह राजा साहब की विक्षिप्त पत्नी की देख रेख के लिए जाती है। तो कुमुद की माँ के अंतर्मन में बहुत व्यथा है, ग्लानि है और उन्हीं उलझनों का चित्रण शिवानी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपन्यास में किया है। तो माँ बेटी के अंतर्मन की जो व्यथा है उसका जिस तरह से जिक्र किया है शिवानी ने, यह उपन्यास पठनीय है। जी सुनीता जी, शिवानी जी की भाषा शैली कैसी थी? शिवानी जी की भाषा शैली बहुत सहज, सरल और गंभीर रही है। उनकी कहानियों में लोक भाषा का प्रभाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसका कारण यह है कि वह मूलतः अल्मोड़ा से उनका संबंध रहा और उसके बाद जो उनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई तो बंगला प्रभाव भी उन पर पड़ा और माँ गुजराती थी। तो इस तरह से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो वो चीज़ें उनके लेखन में भी आई और उनकी जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, जो भाषा का प्रयोग किया, तो उसमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जो उनका आंचलिक भाषा थी, कुमायूं की लोक भाषा, उनके शब्द उन्होंने अपनी कहानियों में और उपन्यासों में प्रयोग किए। फिर बंगला संस्कृति का प्रभाव उनके साहित्य पे दिखने को मिलता है, तो वो उनकी शिक्षा वहाँ से हुई थी, इसलिए उसका प्रभाव आना स्वाभाविक था। और माँ जो थी वो गुजरात
की विदुषी थी और जो पिताजी थे वो इंग्लिश के अच्छे शिक्षक थे। तो ये मिली जुली चीज़ें उनके साहित्य में भी हमें दिखाई देती हैं, उनके लिखने के माध्यम से हमें पढ़ने को जी मिलती है। जी। और शिवानी जी, जो आपने जैसे बताया कि उन्होंने बंगला साहित्य का अध्ययन किया, तो इसके लिए वो कलकत्ता गई थी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने शिक्षा लिया। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं कि उन्होंने वहाँ बंगला साहित्य में क्या सीखा जो उनकी अपनी कहानियों में उन्होंने दिखाया है। बंगला साहित्य में उन्होंने वही, जब वो शांति निकेतन गई तो उन्होंने वहाँ का जो उनको परिवेश देखने को मिला और रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर उन्होंने जो साहित्य का अध्ययन किया उसको उन्होंने अपने साहित्य में भी लाने की चेष्टा की है। और उनके पात्रों के माध्यम से बंगला साहित्य की भी हमें उन्होंने जानकारी दी है, जो हमें उनकी कहानियों के माध्यम से पढ़ने को मिलती है। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, उनकी शिवानी जी की जो उपन्यास है 14 फेरे, जिसके शीर्षक सुनकर ही पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो इसके शीर्षक और इसकी कहानी की विशेषता क्या है, ये बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। 14 फेरे उपन्यास भी धर्मयुग पत्रिका में किस्त दर किस्त प्रकाशित हुई थी और काफ़ी युवाओं में लोकप्रिय रही। 14 फेरे नाम ही बहुत रोचक है। इसमें एक पात्र है अहल्या, उसके जीवन की कहानी है। बचपन में ही अहल्या को बोर्डिंग स्कूल ऊटी भेज दिया जाता है और वहाँ पर अपने पिता के महिला मित्र के संगत में वह रहती है। वो जो महिला मित्र है काफ़ी आधुनिक परिवेश की है और उसका प्रभाव अहल्या पर पड़ता है। जब अहल्या शिक्षा प्राप्त करके वापस आती है तो उसके पिता चाहते हैं कि उसका जो विवाह है वह अपने क्षेत्र में हो, कुमाऊं क्षेत्र में, पारंपरिक तरीके से हो और अपने क्षेत्र विशेष की जानकारी के लिए उसे कुमाऊं लेकर जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद अहल्या के मन में बहुत सारी बातें आती हैं। जो वहाँ की स्थिति है, वो सारी बातें जिस तरह से अहल्या के मन में आती है उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने चित्रित किया है। साथ ही वो प्रेम में बंध जाती है और प्रेम में आने के बाद जिस तरह की मनोदशा उसकी होती है, जो उलझने हैं, उसको सुलझाने की कोशिश शिवानी जी ने इस उपन्यास में बहुत सुंदर तरीके से की है। जी, उन्होंने परंपरा भी दिखाया है और मॉडर्न कल्चर भी दिखाया है और इसका परिणाम ये हुआ कि 14 फेरे उन्होंने इस कहानी का शीर्षक रखा। उनकी एक उपन्यास है शमशान चंपा, जिसकी जो पात्र है चंपा, उसकी तुलना उन्होंने चंपा के फूलों से की है। तो उन्होंने चंपा के फूलों से तो किया है, लेकिन उस वक्त जो समाज में फैली थी बुराइयाँ, उस और भी हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। तो इससे आप कैसे देखते हैं? जी, शमशान चंपा की जो पात्र है उसका नाम भी चंपा है और चंपा के फूल की विशेषता यह होती है कि उसमें रूप है, गुण है, गंध है, लेकिन उसमें भ्रमर नहीं आता है। तो कुछ इसी तरह की स्थिति चंपा की है। वो पढ़ी लिखी महिला है, डॉक्टर है और बहुत अच्छी स्थिति है उसकी, लेकिन वो अकेलेपन से ग्रस्त है। उसकी एक छोटी बहन है जो कि काफ़ी बिगड़ैल है और उसके स्वभाव का भुगतान समाज में चंपा को करना पड़ता है। तो यह कहानी यह दिखाती है कि काफ़ी सुशील है, काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है चंपा, लेकिन वह अकेलेपन को नहीं ख़त्म कर पाती। और समाज की एक कुप्रथा है कि जब महिलाएं अधिक पढ़ लिख जाती हैं तो वो अकेलेपन की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि पुरुष जो व्यवस्था है वो किसी भी महिला को अपने से कमतर आंकना चाहता है। तो इसका भुगतान चंपा को इस उपन्यास में करना पड़ता है। और इसी की मानसिक द्वंद्व को उन्होंने इस उपन्यास बहुत सुंदर तरीके से शिवानी जी ने दिखाया है, कोशिश की है। जी, जैसा भी प्रज्ञा जी ने कहा कि शिवानी जी के जो कहानियाँ होती हैं उनमें अकेलापन है। उनकी जो भी पात्र है, महिला पात्र है, वो बेबस नहीं है, लेकिन वो संघर्ष करती है। तो ये उनकी क्या विशेषता थी लेखनी की? शिवानी जी ने जो लेखन कार्य अपना किया तो उसमें जो अकेलापन दिखाई देता है वो कुछ उनका अपना भी वो रहा था जीवन में, और उस चीज़ को उन्होंने दूसरों के माध्यम से, दूसरे पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की अपने साहित्य में। जब उनकी पति की मृत्यु जी हाँ, तो वही उन्होंने उनको दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, ये 1992 में लखनऊ में थी ये। उस समय एक गुलिस्तान कॉलोनी है, IS लोग वहाँ रहते हैं।
तो वहाँ ये रहती थी उस समय मैं वहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने पढ़ाई की है, तो मैं वहाँ पीएचडी कर रही थी। तो मैंने भी एक बार इनसे मिलने की कोशिश की थी। बहुत ही सहज और सरल ढंग से ये लोगों से मिलती थी। वहाँ लोग, आने जाने वाले लोग आते थे, उनसे बहुत ही सहजता से ये बात भी करती थी। तो इसलिए इनके बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की धनी महिला थी ये। जी। तो जैसे अभी आपने तो व्यक्तिगत रूप से इनकी से मुलाकात की है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने महसूस किया होगा और इनकी कहानियों के माध्यम से हम इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे इनकी जो अभी आपने बोला कि अकेलापन इनके पात्रों की एक देखने को हम लोगों को मिलती है, लेकिन इनके जो पात्र हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन धार्मिक सामाजिक जो विडंबनाएं हैं उनका दंश इनको झेलना पड़ रहा है। तो इसके क्या कारण है? हाँ, क्योंकि इनका जो इन्होंने जो ज़िंदगी जी, वो कोई अभावों में उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी थी। इन्होंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी थी। शिवानी जी ने एक अच्छे परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसी चीज़ को इन्होंने अपनी साहित्य में भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि कुछ इन्होंने अब जो भी वर्णन किया वो गलत किया है, अच्छा किया है। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, वही उन्होंने लिखने की कोशिश की, कोशिश की है। जी। प्रज्ञा जी, जैसे शिवानी जी के उपन्यास की विशेषता है कि वो लोगों से संवाद करती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि शिवानी जी स्त्रियों के अंतर्मन की आवाज़ थी? हाँ, उनकी कई कहानियाँ हैं जो कि काफ़ी मार्मिक हैं और कारुणिक हैं और स्त्री मन की बात कहती हैं। जैसे उनका उपन्यास अतिथि है, उसमें जया नाम की एक पात्र है और जया पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। उसके पिता के बचपन के दोस्त हैं माधव बाबू, और माधव बाबू जया को बहुत पसंद करते हैं और अपने बेटे कार्तिक के लिए बहू बनाकर लाने की बात सोचते हैं। लेकिन माधव बाबू का जो परिवार है वह नहीं चाहता कि किसी गरीब परिवेश की लड़की उनके यहाँ आए, और जया जो है वह अपने आत्मसम्मान को ही सब कुछ समझती है। लेकिन माधव बाबू के परिवार में जया को बात बात पर अपमानित होना पड़ता है और बहुत मुश्किल से वह अपने अस्तित्व को बचाते हुए किस तरह से ज़िंदगी जीती है, इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से अतिथि उपन्यास में दिखाया गया है। शिवानी कहती थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि स्त्री को देवी की तरह पूजा जाए या फिर वह काफ़ी समर्पिता रहे, पूर्ण समर्पिता रहे, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि स्त्री का जो आत्मसम्मान है वह बचा रहे और उसका जो सौष्ठव है वह बचा रहे। तो स्त्री के आत्मसम्मान की वो पक्षधर महिला थी। जी। तो यही कहानी उनकी नथ में भी देखने को मिलती है, तो इनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, नथ कहानी भी बहुत ही सुंदर कहानी है जिसमें कि एक तिब्बती महिला स्त्री का जीवन है और उस नथ को लेकर कहानी रची गई है। जो वह महिला है पुट्ठी का पति है, वो सैनिक है और भारत चीन युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है और कभी प्रेम स्वरूप उसने नथ उपहार में दिया है पुट्ठी को, और जब भारत चीन युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी जो सास है, ननदें हैं, वो बहुत प्रताड़ित करती हैं पुट्ठी को, लेकिन पुट्ठी उससे विचलित नहीं होती और भारतीय सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जब गांव की स्त्रियों के गहने इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ पर कमिश्नर साहब आए हुए हैं और पुट्ठी जाती है और अपने सोने के नथ को देकर आती है जो कि चमचमाती हुई है, काफ़ी भारी है। तो इस बात को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुट्ठी अनपढ़ महिला है, लेकिन पति के प्रति प्रेम और देश के प्रति प्रेम इतना गाढ़ा है कि वो सोने के प्रति मोह नहीं करती और उसको दान देकर आती है। तो इस कहानी के माध्यम से शिवानी जी ने स्त्री के त्याग को दिखाने की कोशिश की है और कुमाऊं अंचल का जो वर्णन है, जो लोक जीवन की संस्कृति का वर्णन है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी में किया है। जी। तो जैसे भी आपने बोला कि कुमाऊं में वो रहती थी, तो इनकी रचना में विविधता भी देखने को मिलती है। इन्होंने ग्रामीण परिवेश का भी चित्रण किया है और महानगर का भी चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। एकदम उनकी कहानियाँ पढ़ने में जीवंत लगती है। तो इसके क्या कारण थे? वो गुजरात बचपन में रही, गुजरात में, लेकिन अल्मोड़ा कुमाऊं जिले से संबंध रखती थी। उनका प्रारंभिक नाम गौरा पंत था, वो तो शिवानी बाद में लेखन के क्रम में उनका नाम हुआ। और जिस बचपन में एक याद रह जाती है अपने पैतृक इलाके की, उसका असर उन पर पड़ा
और बाद में शांति निकेतन में रहीं तो बांग्ला प्रभाव पड़ा। तो लोक जीवन की एक छाप जो उनकी पड़ गई थी कुमाऊं की, और फिर बांग्ला प्रभाव, शिक्षा दीक्षा, तो सबका मिला जुला स्वरूप उनके साहित्य में देखने को मिलता है। जी, उसी को इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी उपन्यासों में उन्होंने वर्णित किया है। जी सुनीता जी, जैसे शिवानी जी ने तो बहुत ही रचनाएं लिखी, लेकिन वो अभाव में कभी भी नहीं रही है। उनके पात्र दयनीय भी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने संघर्ष किए हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे शिवानी जी के देखा जाए तो उन्होंने अभाव की ज़िंदगी नहीं देखी, लेकिन उनकी रचनाओं में जो पात्र होती है वो अभाव में है, वो मतलब संघर्ष करती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? वो उस समय जो उन्होंने अपने उपन्यास जो लिखे, कहानियाँ लिखी, तो वो आसपास जो समाज में उन्होंने देखा उस समय स्थितियों की क्या स्थिति है, जो घर में काम करने वाली आती हैं वो कैसी हैं, किस तरह की ज़िंदगी जी रही हैं, तो उन्होंने जो समाज में स्त्रियों की जो स्थिति देखी उसको उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की। या कहा जा सकता है कि उन्होंने ऊपरी तौर पे उनके अभाव नहीं था, लेकिन अंतर्मन उनका उनसे जुड़ा हुआ था। वही उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों तक रखने की कोशिश की। जी प्रज्ञा जी, जैसे शिवानी की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो ऐसी कोई एक ऐसी रचना जिसे समाज को उन्होंने दशा और दिशा दिखाने की कोशिश की? जी, उनकी कई कहानियां हैं। जैसे कि एक कहानी है जिलाधीश, जिसकी जो पात्र है सुमन, वो जिलाधीश है और काफ़ी संपन्न है, लेकिन जो स्त्री अस्मिता को जो परेशान करते हैं कुछ प्रश्न, खास करके स्त्री की जो यौनिकता है उसको लेकर, तो इस कहानी में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और समाज की रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया है। उनकी कई कहानियाँ हैं जिसमें कि यह दिखाया गया है कि स्त्री संपन्न है, इसके बावजूद उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना मिलती है। तो इन चीज़ों का वर्णन करते हुए शिवानी बार बार उन सामाजिक रूढ़ियों की बात करती हैं, उसके खिलाफ बात करती हैं, जो कि समाज में नहीं होना चाहिए, और एक तरह से समाज सुधार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जी, उनकी कहानी विष कन्या, जी, उनका उपन्यास विष कन्या एक पौराणिक मान्यता के आधार पर है। हालांकि इस कहानी को उन्होंने लौकिक बनाकर पेश किया है और युवाओं में काफ़ी चर्चित रही। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि विष कन्या जैसे पढ़ के ही लगता है कि इसमें क्या है, तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की? जिसकी जो पात्र है उसकी जो मनोदशा है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। विष कन्या एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कन्याओं को तैयार किया जाता था कि वो किसी से प्रेम करती थी तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उसी तरह की एक पात्र है जिसका वर्णन है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको उन्होंने समाज को दिखाया कोशिश की है। जी। तो शिवानी जी की कहानियाँ लोगों के बहुत ही दिल को छू जाती थी, तो इसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अपने यह कहा जाता है कि मौलिक जो उनकी विशेषता थी कहानियों की, वो क्या थी? उनकी जो मौलिक विशेषता मुझे महसूस होती है वह यह कि अपने आसपास जो भी घटित होते हुए उन्होंने देखा, खास करके नारी मन को लेकर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी है। नारी की जो अंतर्व्यथा है, जो सामाजिक विडंबनाएं हैं, उनका शिकार किस तरह से नारी को होना पड़ता है और किस तरह से वो मानसिक रूप से पीड़ित रहती है, इन सारी बातों को शिवानी ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में बखूबी चित्रित किया और पाठकों को वह चित्रण गहरे प्रभावित करती है। इसलिए भी वो कहानियाँ मार्मिक हैं, अपनी सी लगती हैं, और यही उनकी मौलिक पहचान है कि नारी अंतर्मन को लेकर लगातार वो लेखन करती रहीं। तो यही उनकी कहानियों में देखने को मिलती है। शिवानी जी की व्यक्तिगत विशेषता क्या है जो उन्हें अन्य महिला लेखन से अलग करती है? एक तो उनकी संस्कृतनिष्ठ भाषा, उसके कारण एक अलग छवि उनके साहित्य की बनती है। दूसरी बात कि जिस दौर में वो लिख रही थी उस दौर में महिलाओं को लेकर उतने खुले तौर पर बातचीत नहीं होती थी, जागरूकता भी नहीं थी, और बहुत सारी बातों को उन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया, लाया। तो उसका एक प्रभाव यह पड़ा कि कुछ लोगों ने उनको दरकिनार किया, आलोचकों ने शिवानी को उतना महत्व नहीं दिया
जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। फिर भी साहित्य में उनका अनुपम स्थान है और कुछ रोचक पढ़ना हो तो हम शिवानी के साहित्य को जरूर पढ़ते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि अगर कहानियों में शिवानी को नहीं पढ़ा तो कहानी अधूरी है? हाँ, इस तरह से आप कह सकती हैं, क्योंकि 70-80 के दशक की जो सामाजिक स्थिति थी, ख़ास तौर पे नारियों की जो स्थिति थी, उसको शिवानी ने अपनी रचनाओं में बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया। और यदि हम शिवानी को नहीं पढ़ते हैं तो समाज के एक बड़े तबके की स्थिति से हम वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे और यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो शिवानी को तो पढ़ना ही चाहिए। जी, शिवानी जी प्रशंसा से कभी खुश नहीं होती थी। उनका मानना था कि प्रशंसा एक धीमा जहर है जो आपकी प्रतिभा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इसे आप कैसे देखती है आज के संदर्भ में? कि जो मुंह में प्रशंसा करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सच में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तौर पर मैं शिवानी जी के व्यक्तित्व की कायल हूँ। कहा जा सकता है कि शिवानी जी की रचनाएं स्त्रियों के अंतर्मन की आवाज़ थी। इस आवाज़ को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। लोग इनकी कहानियों को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और हर बार एक नए अर्थ में नए तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे आप दूरदर्शन के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।